दिल में चुभी है सुई, उई हुई उई हुई उई हुई। ये राजू बाबूराव गणपत्रे का दोस्त है। इस शाम ये दारू लाने का, ये दारू नहीं पीने का रे बाबा, पानी पीने का। ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट मल्टी बिलियंस में जाता है, उससे हजारों नौकरियां पैदा होती हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। आपकी अगर अर्निंग ना आई, मैं अपनी जेब से आपको पैसे देना शुरू कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीर मीन्स बिजनेस। ये वर्ल्ड का पहला शो है जिसमें बिजनेस के साथ एंटरटेनमेंट होता है। यहाँ पे शकील अहमद मीर हैं जो कि मीर ग्रुप के चेयरमैन हैं, मैम ज़ारा हैं जो कि जॉइंट वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स के डिपार्टमेंट देखती हैं, एंड मैम जवेरिया है। बिजनेस और एंटरटेनमेंट, ये कम्बिनेशन वो हम इसमें लेके चलते हैं, लेकिन अल्टीमेट एक पर्पस है इस शो का। इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि लोग हंसें, इसका पर्पस ये है कि एक प्लेटफॉर्म है लोगों को आपस में मिल के, चाहे वो एंटरटेनमेंट सेगमेंट से हैं, मीडिया से हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं, मिल के काम करें। ऐसी एक्टिविटी हो जिससे लाखों लोगों की मदद हो सके, उनको सपोर्ट मिल सके। तो ये अल्टीमेट टारगेट है। लेकिन साथ साथ डिफरेंट सेगमेंट होंगे। आज के सेगमेंट्स में जोक शोक सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं इधर, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उनके भी जानेंगे कि वो एक सक्सेस स्टोरी हैं, वो किस तरह जब इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था आज किस लेवल पे हैं, वो कैसे वहाँ पहुँचे, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सको। तो जोक शो है, उसके अलावा हम एक सोशल इशू है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जब हम ये पोस्ट करते हैं शोज़ या डिफरेंट वीडियोज़, हम कोई अपनी राय नहीं दे रहे होते, यानी हम हतमी फैसला नहीं जारी करते कि ये ऐसा होना चाहिए। ये हर इंडिविजुअल गेस्ट की, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी राय होती है। मकसद ये होता है कि एक डिस्कशन स्टार्ट हो, पॉजिटिव हेल्थी डिस्कशन। जो लोग देखते हैं इन वीडियोस को, आप कमेंट में एक पॉजिटिव तरीके से आप भी अपनी राय दें कि ये होना चाहिए। और मैं शो को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो ऑडियंस देखती है वो भी इसमें समझें कि वो इसका हिस्सा हैं। आप अगर अच्छी राय देते हैं, आप अच्छा मशवरा देते हैं, सेगमेंट के बारे में कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे शो इम्प्रूव हो सकता है, वी विल टेक इट ऑन बोर्ड। एक ख़ास चीज़ यहाँ पे ये भी है, हमने अनाउंस किया था कि हमें एक मिमिक्री आर्टिस्ट, यानी जो नकल करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो चाहिए। वो उसका पूरा कंपटीशन करवाया, तो वो आज हमारे पास वो स्टार भी मौजूद है, उनकी भी आपको स्टोरी सुनाएंगे। तो इस तरह से शो को आगे लेके चलेंगे। चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है जोक शो। मी सब जोक शो में एक हमारे पास टीम ए है, टीम बी एंड टीम सी। अगर हमारी तरफ लेट्स सपोज टीम ए से बहुत अच्छे जोक्स आते हैं, उनको क्या मिलेगा? अच्छा, जो टीम जीतेगी और ख़ास तौर पे जो बंदा जिसका जोक सबसे अच्छा होगा, उसके लिए 1000 दिरहम वो इनाम भी होगा। अच्छा, एक वाकया है, तो जोक ही है। तो एक मुशायरा हुआ था, तो उसमें पाको हिंद के बहुत सारे लोग आए थे, तो मुझे भी बुलाया उन्होंने, तो कि अगर आप कोई शेर हमें सुनाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुना देता हूँ। जब मैंने वो शेर सुनाया तो लोगों की आंखें नम हो गई थी। और मैं अभी भी कहता हूँ कि जब मैं ये शेर सुनाऊंगा तो आप सबकी आंखें नम ज़रूर होंगी। थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे कि यार ये क्या है। ठीक है, रोना नहीं है किसी ने, ठीक है, किसी ने अपने बैकग्राउंड में नहीं जाना कि मेरा कोई एक एक्स था या मैं किसी से प्यार करती थी। ख़ास तौर पे सर आप मुझे बड़े रोमांटिक लग रहे हैं। ठीक है, शेर कुछ यूँ है, दिल में चुभी है सुई, दिल में चुभी है सुई, उई हुई उई हुई उई हुई। मुझे ये था कि होना क्या, इन्होंने वाकई कोई शायद को वतन के बारे में कोई शेर सुनाना, और मुझे शायद इमोशन ना आए और थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। Then I thought मैम जवेरिया is definitely crying today. तो बस जब भी कोई सुई देखें तो आपने जरूर उसको देखकर मुझे याद करना और करना है, उई हुई उई हुई उई हुई। उई फुई तो हमारी निकलेगी, मुझे ये जो आप साथ एक्शन कर रहे हैं ये शायद हमारे ना निकल पाए। हाँ जी, अच्छा स्टार्ट हुआ है। अब आप पे प्रेशर है, टीम बी। एक बस को ना डाकू रोक लेते हैं रास्ते में, और डाकुओं का सरदार जो है वो बस पे चढ़ के अपने साथ दूसरे लोगों को लेके अंदर पहुंच जाता है, और गन सीधी करके पहला जो बंदा बैठा होता है उसको पूछता है, ओए की ना है तेरा? वो कहता है जी अकरम। कहता मारो इनू चपेड़ा, पैसे खोलो ऐदे को छीन लेते। दूसरा
ओए तेरा की ना है? वो कहता जी मेरा नाम अकरम। वो कहता जी मारो इनोमी, तो पैसे खोलो है को। तीसरी सीट पे ना एक औरत बैठी होती है, उसको कहता बीबी की ना है तेरा? कहती है जी सुरैया। कहता इनू छड़ दो, सुरैया साड़ी भैन का ना है। नेक्स्ट को पूछता है हाँ जी की ना है तेरा? वो कहता जी नाम तो मेरा असलम है, पर कहते मैनू सुरैया सुरैया में। अच्छा, सुनाया जैसा भी है, ये एक रीजन है भाई, ये हमेशा एक क्या कहते हैं अच्छा जोक सुनाते हैं। एक खान साहब खड़े हैं सी साइड पे और एक साहब दूसरे खड़े हैं। खान साहब कहते हैं कि पानी बहती है और वो कहते हैं पानी बहता है। आपस में जो है फिर उनकी बहस शुरू हो जाती है, नहीं पानी बहती है या पानी बहता है। तो बीच में एक साहब गुजरते हैं, कहते हैं भाई क्यों लड़ रहे हो? कहते हैं भाई ये कहते हैं पानी बहती है, और जो दूसरे साहब हैं कहते हैं पानी बहता है। तो बताइए क्या है? तो कहते हैं कि ना पानी बहता है ना पानी बहती है, पानी तो बहे है। वो माशाल्लाह बिहारी भाई होते हैं हमारे। पानी तो बहे। अच्छा था। तो हमारे पास ज़ारा, इनका जो मेन जो सबसे अच्छा इनको अबूर हासिल है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे है, लेकिन हिंदी उर्दू और काफ़ी चीज़ों को ये मिक्स कर देती हैं। तो इनके साथ मेरी बहस पर्सनली होती है। ये जहाँ भी जाती हैं, अगर हम किसी ठंडे मुल्क में, ये कहते हैं मुझे ठंडी लग रही है, तो मैं कहता हूँ ठंडी नहीं, हम कहते हैं ठंड लग रही है। तो वाकई आप अपना करेक्शन करेंगे या आप अभी कह रही हैं कि ये सही है? I go with ठंडी। ठंडी ही लगती है। अभी वैसे स्ट्रॉन्ग मुकाबला हो रहा है। इट्स मोर ऑफ एन इवेंट, एक वाकया है, सच्चा वाकया है। अदबी जोक्स होते हैं ना जैसे, तो एक दफ़ा मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब लखनऊ तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पे एक सवाल उठा कि ये जो शू है, जूता, ये जूता है या जूती है? तो गालिब से भी पूछा गया, गालिब दिल्ली के थे, तो उन्होंने कहा सिंपल आसान सा इसका जवाब है, आहिस्ता लगे तो जूती और अगर जोर से लगे तो जूता। डॉक्टर साहब शादीशुदा हैं सर, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो शादीशुदा है ना, वो इस जोकों से वही समझ सकेंगे। अच्छा, उन पे जूती चलती है, जूता चलता है? सर कुछ नहीं पता, किसी वक्त भी कुछ आ सकता है। किसी वक्त भी कुछ आ सकता है। अच्छा, ये जो जोक है, इसमें इसके पीछे एक असल स्टोरी भी है कि मेरे से कोई पूछता है ना कि यार ये मीर ग्रुप क्या है, ठीक है? मैं कहता हूँ यार मीर ग्रुप बिजनेस के साथ डील करता है और इसे मैनेज शकील अहमद मीर करते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मैं करता हूँ। असल काम मैं करता हूँ। हाँ। ठीक है, तो ये जो है बेस इसी पे करता है। एक बारात जारी होती है, ठीक है, और काफ़ी दूर जाना होता है, तो एकदम ठंडा एरिया आ जाता है। तो दूल्हे ने कपड़े ज़रा बारीक पहने होते हैं, तो वो कहता है जी मुझे ठंड लग रही है, मैं मर जाऊँगा, मुझे कोई चीज़ दो। तो बारात में एक मरासी होता है, वो मरासी से ना खेस उतार के उसे दे देते हैं, कंबल वगैरह जो उसने लिया होता है ना उसे दे देते हैं। तो जैसे ही आगे जाती है, गांव में से गुजरती है, तो वो बारात पूछते हैं कि यार बड़ी लंबी, माशाल्लाह लंबी चौड़ी बारात है, तो ये किसकी बारात है? तो मरासी एकदम उठता करता जी बारात तो चौधरियां दी हैं पर खेस मेरा है। तो मीर ग्रुप तो शकील अहमद मीर का है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है। हाँ, इस साइड से कोई और है? मुझे भी किसी ने सुनाया ही था, तो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। एक जो है फॉरेनर जो है लाहौर जाता है कि मैं चलो घूमने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर जो है ना, अच्छा तो वो बादशाही मस्जिद यहाँ पर उसको हाँ या ना पता होता है कि हाँ या ना बस पता उर्दू में। तो बादशाही मस्जिद यहाँ पर है, वो कहते हैं आहो। फिर वो आगे जाता है, बादशाही मस्जिद यहाँ पर है, वो कहते हैं आहो। तो वो समझ ही नहीं आता उसको आहो का क्या मतलब है, हाँ या ना तो मुझे पता है। फिर उसको एक बंदा नज़र आता है, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, तो वो कहता है कि मैं जिससे भी यहाँ पर पूछ रहा हूँ बादशाही मस्जिद यहाँ है या नहीं, वो कह रहे हैं आहो। आहो का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, तो वो आहो कहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है ना हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो कहते हैं अच्छा आप पढ़े लिखे हो? कहते हो आहो। मेरा अपना ही भतीजा, ये सच्चा वाकया है, भतीजा था, वो बहुत एक्टिव था, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा ख़ानदान है। तो उससे जब उसे सिखाना शुरू किया, अभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन वो एक कायदा होता था जिसमें अलिफ बे या ABC होता था, तो वो बड़े अपना जो कंसेप्चुअल है उसको कैसे हम उसे बताते थे, अलिफ से अब्बा, बे से बकरी या जो भी, तो वो जोड़ बनाता था, लेकिन क्या करता था, तस्वीरें देख रहा है फिर साथ बनाता था। इसी तरह जब फर्ज करें जीम से, उससे पूछा कि ये जीम है, तो जीम से क्या? वो कहता है जीम से बूट।
क्योंकि है जीम से जूता लेकिन उसे नजर आ रहा है बूट, वो कह रहा है जीम से बूट। तो उससे ने एक्सप्लेन किया नहीं, जो आवाज़ होती है ना, जो पहला हर्फ होता है उसकी आवाज़ आनी चाहिए उसमें। वो कहता है अच्छा, उसने कोई समझा, 2-4 उसने सही पढ़े। जब फिर नेक्स्ट आया नून से नाक की तस्वीर बनी हुई थी, वो कहता है नून से नासें। यानी उसने जोड़ भी बना दिया। तो ये काफी एंजॉय करते हैं। एनीवे, अब हम जरा रैप अप करते हैं। मेरे ख्याल में क्लियर विनिंग टीम के लिहाज से तो जोक्स बहुत ज्यादा आए हैं। अयाज एंड को इनकी टीम जीतती है। इनाम आपको मिलेगा। हमने डिसाइड ये भी करना है कि सबसे बेस्ट जोक कौन सा था। मेरे ख्याल में सब जरा, आप अगर ऑडियंस से पूछें किसका सबसे जोक जो है बेस्ट है, सब लोग उठ के बोले कोई आपकी राय है या नहीं? सर अयाज का सबसे, सर इनको बोले हाथ उठाते हैं। ये इसने आधे आधे करने हैं पैसे। अच्छा, नहीं, इसमें दरअसल मसला ये है कि ये बाइस डिसीजन हो जाना है, मेरी टीम भी बीच में काफी। अच्छा, ये तो इसलिए क्लैपिंग करवा ले, हम क्लैपिंग करके बताएंगे किसके लिए ज्यादा है। सर अयाज का जोक अच्छा था, क्लैप इनको अच्छा लगा। अच्छा, वहाब है। फिर ये मुर्गी वाले भाई हैं जो मुर्गी कहीं से भी निकल जाती है वो, और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज। दिल में चुभी है सुई, दिल में चुभी है सुई, उई 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 उई। मैंने ये सोचा कि जब शो, क्योंकि बिजनेस और एंटरटेनमेंट को मिक्स कर रहे हैं, मैं पर्सनली, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है ब्रिटिश, बहुत ड्राई होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बल्कि 3-4 दफ़ा जब मैं गया हूँ तो 3-3, 4-4 शोज मैंने अटेंड किए हैं। जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, उनका बहुत ड्राई और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका क्या कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सो आई वांटेड कि एक बंदा जो लोगों को हंसा भी सके लेकिन वो नकल भी कर सके, मिमिक भी कर सके डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज हैं उनको। तो हमने वीडियोस लगाए थे, उससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई। एक जो हमने प्रोसेस से गुजर के हमें जो एक शख्सियत पसंद आई वो हमारे साथ हैं, हसीब साहब। इनको हमने फाइनल किया, ये अब हमारे परमानेंट शो का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जिसका मैंने वादा किया था, ना सिर्फ इनको मौका देंगे कि ये शो पे परमानेंटली हमारे साथ काम करेंगे, उसके अलावा इनको सुपरस्टार बनाना, तो वो जिम्मेदारी हमने ली है, मेरी टीम ने ली है। तो इंशाल्लाह आप इनको बहुत जल्द बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और मीडिया पे भी देखेंगे। तो हसीब की एक स्टोरी है। हसीब मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से जॉब, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो? सर मैं इंटर कर चुका हूँ। तो इंटर करने के बाद पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं घर से सपोर्ट नहीं थी एक्टिंग वगैरह की मुझे, तो सिर्फ मामा सपोर्ट करती थी। पापा बोलते थे कि बेटे ये आजकल का इन्वायरमेंट है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें ये करना है। तो मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी उस टाइम निकालनी, सिर्फ और सिर्फ वो इमरान खान की थी। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई ये एक सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपने लाइव आना है। तो वहाँ पर जब मैं लाइव गया, मैं इमरान खान की आवाज़ निकालता था। फिर वहाँ पे तरह तरह के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें इसकी आवाज़ सुननी है, उसकी आवाज़ सुननी है। तो मैं परेशान हो गया कि लोग रोज़ एक आवाज़ नहीं सुन सकते, वो एक ही आवाज़ सुन के बोर हो जाते हैं। तो फिर किसी ने बोला डोरेमोन की आवाज़ निकालो, किसी ने बोला नोबिता की आवाज़ निकालो, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। वहाँ से मुझ में थोड़ी सी ग्रूमिंग आई, मैंने खुद को चेंज किया, खुद की आवाज़ों में थोड़ा सा फोकस किया कि मैं किस किस की आवाज़ निकाल सकता हूँ और किस किस की नहीं निकाल सकता। ये वो चीज़ होगी जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक तरफ मेहनत करना और अपना जो टैलेंट है उसको पॉलिश करना, लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटी आपने शायद बिजनेस करने की भी कोशिश की या बिजनेस किया। लेकिन अब बहुत से लोगों का, इस तरह के बच्चों का वो मसला ये हो जाता है कि अब ये टैलेंट है जिसकी उसको समझ नहीं आती कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है, इसको करियर कैसे बनाना, और दूसरी तरफ यार फिर साथ में काम भी करना पड़ेगा, चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो आप काफ़ी स्ट्रगल की, लेकिन करते करते आप हमारे तक अब पहुँच गए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे मेरे घर में बहुत सपोर्ट मिलती है। आपने फेमिनिज्म की बात की, कोरोना का टाइम चल रहा था। तो मैं एकदम परेशान, मैंने औरत तो बराबर तो कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मैं पार्लर तो जा नहीं सकती थी। उसी दौरान फिर ये मेरी मूंछें दाढ़ी आना शुरू हो गई। तो फिर मेरे पापा ने कहा मेरी बेटी तो मेरे जैसी लग रही है, फिर तब से मैंने ये मूंछें रख ली। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब जरा गेस करना है हमने। जी, जो भी मैं आवाज़ आपको सुनाऊंगा आप लोगों ने गैस करनी है। कोशिश तो मेरी यही होगी कि वो मुश्किल आवाज़ हो, आप लोगों को ना पता हो फिर भी। जी मीर साहब, हम आपके पास बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भुट्टो कल भी जिंदा था और भुट्टो आज भी जिंदा है।
हाँ जी, कौन था ये तो उन्होंने कहा भुट्टो। हाँ, बिलावल भुट्टो, ठीक है जी, जबरदस्त है। नेक्स्ट। देवियों सैनो, आप सभी का स्वागत करते हैं मीर ग्रुप में। हाँ जी, बिल्कुल दोस्त जवाब हुआ, ये धनराशि आप सभी की हुई। हाँ ये राजू बाबूराव गणपत्र का दोस्त है, इस शाम ये दारू लाने का, ये दारू नहीं पीने का रे बाबा, पानी पीने का, पानी पीने का। बाबा दारू पीने से मेरा खांसी चला जाएगा। ये तेरा खांसी क्यों नहीं जाएगा? मेरा बाप का गैराज चला गया, मेरा बाप का गाड़ी चला गया, मेरा बाप खुद चला गया, तेरा खांसी क्यों नहीं जाएगा? मार ले मेरी बाटली से 2 घोट मार ले। अच्छा, ये कौन थे जी? परेश रावल। दो थे ये, दो जी, बिल्कुल परेश रावल। जी बिल्कुल। हाँ जी, दूसरी बात भी इन्होंने गैस की कि वो सुनील शेट्टी थी और इन्होंने गैस की ये परेश रावल। जी बिल्कुल, दोनों दुरुस्त। आइला माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतने सारे लोग देखे और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आइला नहीं, खुश तो हो रहे हो, इनसे मौका मिला, इनका नाम भी पता है या नहीं पता? जी मुझे पता है। माँ, मैं आ गया। जी बिल्कुल जी, दुरुस्त जवाब है इनका जी, ऋतिक रोशन। अच्छा, इस बच्ची का माशा टैलेंट मुझे यही लग रहा है कि ये सिर्फ फिल्में देखती है, हर बंदे को गेस करिए बड़े अच्छे तरीके से। जी, और इसके अलावा आपको और भी चीज़ें सर, ये एक तो वॉइस ओवर मिमिक्री, वो जो मेन जो मुझे पसंद है वो जरा, वो आप बहुत अच्छी करते हो, वो जरा करके दो। सबसे पहले जो की थी, दिल जले लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। बहुत जबरदस्त। और इसके अलावा ये तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, मोस्टली ये तो इंडिया में भी बहुत फेमस हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में मैंने अपने कौम के लिए वो कुछ कर दिया जो अब तक मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गई है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे न्यू टैलेंट है, शो का परमानेंट हिस्सा भी बनेंगे, तो इनमें सेगमेंट्स हमने डिफरेंट बनाने हैं, जिसमें गेटअप में ये आएंगे, क्योंकि एजुकेशन को और एंटरटेनमेंट को हमने मिक्स करना। और इसी तरह से जिस तरह हमारे भाई ने फरमाया कि एक सीरीज़ ये सोच रहे हैं, हमने भी कुछ सोचा कि विला का एक माहौल दिखा के 4-5 दोस्त होंगे, तो उसमें कुछ नई चीज़ें मेरे भी दिमाग में हैं, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि इनके साथ मिलकर करेंगे। वो फ्रेंड्स टाइप आइडिया है, लेकिन एवरीवन फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटी एंड डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड डिफरेंट विजन इन द लाइफ, तो वो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आपको मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आपका टैलेंट है, आप सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी टैलेंट जो शो केस आप कर सकते हैं, उसकी 1 मिनट की वीडियो भेजें, हमें जो भी पसंद आता है। अगर हमारा जो पैनल है वो सब अग्री करते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरा मौका भी देंगे। और उसके साथ साथ जैसा मीडिया में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारे लोग भी चाहिए। सो ये we'll be more than happy to give you the chance। आप नंबर 1 होगा, उस पर आपने 1 मिनट का अपना क्लिप भेजना है, वहाँ से इंशाल्लाह हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और हम इसको आगे लेके चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है द गेम ऑफ मनी, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्योरली बिजनेस के बारे में। मीर साहब, आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप सिर्फ अमीरों वाली बातें करते हैं या अमीरों की ही बातें करते हैं, उन्हीं के साथ आप प्रोजेक्ट्स करते हैं। आप ये बताएं, वो नौजवान जो अभी पढ़ लिख के आप कह लें उसके पास कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, वो बस फिर रहे, वो कैसे पैसे कमाएं? अच्छा जी, सबसे पहले मैं इल्ज़ाम की बात करूँ जो आप बात करते हैं, इट्स ट्रू। अगर मैं अपने जो फ़ैन फॉलोइंग उसको देखूँ, 80% ये स्टूडेंट टाइप लोग हैं, वो लोग हैं जो अभी अर्निंग नहीं कर रहे या उनकी अर्निंग कम है। फिर कोई 15% ऐसे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इंडियन, डिफरेंट नेशनलिटीज़। ये वो लोग हैं जो अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको 10-15 हज़ार डॉलर वो कमा रहे हैं, लेकिन वो जॉब में फंसे हुए हैं, उन्होंने फंसे रहना 30 साल, उनको मैं गाइड करता हूँ। और फिर 5% ऐसे हैं जो मल्टी मिलियनर्स हैं। मैं काम सबके साथ करता हूँ, लेकिन किया क्या, अब अगर मैं ओवरऑल सिर्फ ये सिखाना शुरू कर दूँ कि 1000 डॉलर कैसे कमाना, तो वो एक बहुत बड़ी एफर्ट है। उसके लिए मैंने 7-8 बंदे खड़े किए हैं जो मेरे पेज पर, मेरे चैनल्स पर वो वीडियोस लगा रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट मल्टी बिलियंस में जाता है, उससे हज़ारों नौकरियां पैदा होती हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो मेरा ज़्यादा फोकस आजकल उधर है, लेकिन ये नहीं मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आई
मेरा जो मेन पैशन ही यही है कि वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो एक गरीब बच्चा है वो कैसे मिलियनेयर बनेगा, तो वो सबसे बड़ा मेरा पैशन है और उस पर मैं अपने लोगों को गाइड करके आपके ज़रिए, हमारे बुशरा हैं, करीम हैं, और लोग हैं, याज हैं, उनके ज़रिए ये सब कुछ सिखाता रहता हूँ। अब आपका जो क्वेश्चन है कि वो बच्चा करेगा जो पढ़ लिख गया, उसने डिग्री कर ली है लेकिन जॉब नहीं है, तो सबसे पहले एक चीज़ ये सीखनी, वो गरीब इसलिए कि उसकी गरीब सोच है। ये जरा पॉइंट समझने वाला, ये बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन कोई अगर गरीब है तो गरीब इसलिए कि उसकी अपनी सोच गरीब है। गरीब सोच से क्या मतलब है मेरा, सबसे पहली जो मैं चीज़ सिखाता हूँ वो है यकीन। और यकीन किस चीज़ का, कि ये जो हमने समझा हुआ है कि दुनिया में बड़ी गड़बड़ है, किसी को मौका नहीं मिलता, 2 नंबरी हो रही है, सिर्फ जो 2 नंबरी करता है बिजनेस में वही आगे जाता है, वही पैसा कमाता है, ये सारी खाम ख्याली है। यकीन वो वाला है जो अभी हम अपने भाई के साथ डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब क्या है यार, अपनी अहमियत को समझो। अशरफुल मखलूकात जब बना के इंसान को भेजा गया है तो यार एक पावर दी है, आपके अंदर एक रूह है जो मेरे ख्याल में 24 आवर्स कनेक्टेड है अल्लाह ताला के साथ, जिसने हम सबको बनाया। तो अगर आप वो अपनी वैल्यू समझो तो आपको एक दुनिया डिफरेंट किस्म की नज़र आना शुरू होगी। अब इसमें बड़ा विजन बनाओ, बड़ा प्लान बनाओ। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि अगर आप नहीं कमा रहे, कम कमा रहे हो, $1000 आपने कमाना। अब $1000 कैसे कमाना? अगर पढ़े लिखे हो यार, इस वक्त दुनिया में ऑनलाइन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या है? फ़र्ज़ करें आपकी मिसाल ने आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी 1 महीने के अंदर, या वेब डेवलपमेंट सीखी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखी। इस सर्विस को दुनिया में वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर है, जैसे अपवर्क है, वहाँ जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने लिख देना कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ से $5 के, $10 के आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसका एक प्रोसेस है पूरा, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आती मैं करूँ क्या। तो एक सेलेक्ट कर लो, यानी आपने पहले प्लान बनाना, मेरा टारगेट 6 महीने के अंदर अंदर मैंने इस काबिल होना है कि मैं $1000 कमा सकूँ। अब फिर आप प्लान करेंगे कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग में है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, वेब डेवलपमेंट में है, यूट्यूब, ई-कॉमर्स, बेशुमार चीज़ें हैं। उस पर आपने प्लान बनाया, 1 महीने के अंदर अंदर आप स्किल सीख सकते हो और किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जो आप उल्ट पटांग वीडियोज़ देखते रहते हो, उसकी बजाय अगर आप ये पूरे के पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। डिजिटल मार्केटिंग सीख के 1 महीने के बाद आपने अपनी वो गिग्स कहते हैं, उससे सर्विसेज लगाएं, वेबसाइट्स पे जान मारें, ऑनलाइन रहें आप 12-12 घंटे, तो वहाँ से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। पहला ऑर्डर आ गया, आपको पता चल जाना है कि पैसा कमाते कैसे हैं। फिर उसी को आपने बूस्ट करना है। आप फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने कमेंट्स करें, सर्विसेज दें। तो ये करते करते आप 6 महीने में यार $5000 भी कमा सकते हो। $1000 कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मसला मेन क्या है कि हमारी पूरी की पूरी कौम को ये आदत पड़ गई है कंप्लेन करने की। अभी बल्कि मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे फेमिनिज्म पे, तो ज़्यादातर लोगों ने जो बात की है उन्होंने कंप्लेन ही किया कि हमारे वालिदैन ये नहीं करते, हमारा बड़ा भाई ये नहीं करता। ये आदत इतनी रच बस गई है हमारी सोच में कि हमें लगता है कि कंप्लेन करते रहेंगे उसमें चस्का आता है, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। बदलना उसी का है जिसने स्टेप लेना है। और स्टेप क्या है कि यार पहले प्लान कर लो 6 महीने में $1000 कमाना है, 2030 तक मैंने मल्टी मिलियनर बनना है। फिर उस पर लग पड़ो और आप हर रोज़ उठ के सबसे बड़ा आपका फोकस ये होना है कि मैंने वो जो अपने साथ वादा किया है, जो मेरा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आपका 95% टाइम उसमें लगाओगे। जब उसमें लगाओगे खुद ब खुद अल्लाह रास्ते दिखाएगा। आपके लिंक्स ऐसे बनेंगे, आपके दोस्त ऐसे बनेंगे, जो लोग कमा रहे हैं उसमें उठो बैठोगे तो आपको खुद ब खुद एक रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आसान तरीका ये है कि सबसे आसान, आप अगर किसी लेवल पे पहुंचना चाहते हो, कुछ ना कुछ रफली फिगर तो होगी दिमाग में, उस फील्ड का बंदा देखो टॉप पे कौन है, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। सोशल मीडिया का दौर है, आप उसमें देखें कि वो क्या मल्टी मिलियनर है, मैंने भी बनना है, लेकिन उसकी पूरी लाइफ की एक स्टोरी होगी, उसको एग्जैक्ट फॉलो करो। हमारा मसला ये है कि मीर साहब मल्टी मिलियनर है, मैंने मल्टी मिलियनर बनना है, पर जो मीर साहब ने 15 साल लगाए हैं वो नहीं लगाने। 1 मिनट में बनना, 1 मिनट में शॉर्टकट। तो शॉर्टकट से निकलो। तेज तरीन नौजवान है दुनिया का, हमारा सबसे तेज है। आप अभी कोई ना कोई स्कैंडल आ गया, ये हमारे नौजवान इधर बैठे हुए 5 मिनट इन्होंने गाने, इन्होंने क्लिप निकाल लेना। ऐसा ही। इस चीज़ में दुनिया में सबसे तेज तरीन है। अब इसी अक्ल को आपने इस्तेमाल करना है अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें देखने के लिए कि यार मैंने टारगेट है $1000 कमाना। $1000 आप उस पर लगोगे, जान मारोगे,
100% फोकस, फिर दोस्तियाँ, यारियाँ, फैमिलियाँ सब कुछ छोड़ के 6 महीने आपको लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ करता हूँ कि मुझे ये नौजवान करके दिखाएं, 6 महीने इस तरह से लगाएं, आपकी अगर अर्निंग ना आई मैं अपनी जेब से आपको पैसे देना शुरू कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। $1000 पे पहुंच जाते हो तो फिर लोगों को भी सिखाना शुरू कर दो, उससे स्टार भी बनोगे, उससे और अल्लाह का करम होगा, खुद नेक्स्ट स्टेप बनाओ कि $10,000, फिर उससे अगला जो प्रोग्राम है वो 1 मिलियन पे। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है जो बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, आई डोंट नो व्हाई। The next segment is the big issue. इस segment में हम social issue discuss करते हैं और आज का topic है feminism. जी मीर साहब। अच्छा, ये फेमिनिज्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैं काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पे जो दुनिया थोड़ी मॉडर्न हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ख़ास तौर पे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत ज़्यादा इस पे बात भी करते हैं। तो हमने सोचा कि इस पे एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैडम ज़ारा से। मैडम ज़ारा, आप ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है? फेमिनिज्म इट्स लाइक जो वुमेन्स राइट की एडवोकेसी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। जो वुमेन्स राइट, फॉर एग्जांपल वुमेन्स दे थिंक दैट उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। यानी जो आप, अगर हम देसी ज़ुबान में इसको क्लियर करने की कोशिश करें, वो ये है कि मैन एंड वेमेन, मर्द और औरत, यानी औरतों का ये ख्याल है कि वो शायद बाज़ जगहों पे उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, तो उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए। और इन राइट्स को लेने के लिए जो मुहिम स्टार्ट की गई है उस नॉर्मली उसमें फेमिनिज्म इन्वॉल्व होती है। तो हम पहले अपनी राय भी देंगे, लेकिन अपने गेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप लोग भी अपनी राय दें। अच्छा मीर भाई, देखें मुझे यहाँ के कल्चर का इतना नहीं पता, ठीक है। अगर फेमिनिज्म पे बात करें तो पाकिस्तान में एक औरत मार्च बहुत स्टार्ट हुआ था, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, पॉजिटिव भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव को उठाया, ठीक है। खलील रहमान कमर साहब ने इस पे बहुत चीज़ें बोली जिस पे उन पे बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे इंटीरियर में ऐसी बहुत से फैमिलीज़ हैं जो अपनी बच्चियों को घर पे बिठा के कुरान से शादी कर देते हैं ताकि जायदाद ना जाए, ठीक है। वहाँ पे बच्चियों को पढ़ने नहीं देते ताकि वो आगे बढ़कर उनके आगे ना बोलें जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़, औरत जो है वो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने कह दिया है कि जब औरत आए तो एहतराम के लिए उसके खड़े, जब अपनी बेटी आती थी वो खड़े हो जाते थे। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि औरत जो उसका जो दूसरा नाम है, औरत को अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो है छुपा हुआ। जो चीज़ छुपी हुई होती है वो बहुत रेयर होती है, और जो रेयर होती है ना वो इज्जत के लायक होती है। तो इसीलिए औरत इज्जत के लायक है, इसकी इज्जत करें, क्योंकि औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। हम अपनी माँ की इतनी कदर करते हैं कि वो भी तो औरत है ना। अगर आज हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे साथ हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और दुबई के लिए ख़ास तौर पे ये मैं कहूँगा कि दुबई ने वो आपको हक दिया है कि औरत के ऊपर ना हाथ उठाओ, ना औरत से बदतमीज़ी करो, क्योंकि ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी आए, क्योंकि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में आप देख लें, औरत के ऊपर ड्रामे बनाए जाते हैं, उस पर जुल्म दिखाया जाता है, उस पर मतलब जो चीज़ बुरी चीज़ है वो औरत पे। मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन बस मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। हमारी जो डोर है ना चैनल्स की, वो सिर्फ मालिकान के पास है। वो कहते हैं कि अवाम जो है वो औरत को देखना चाहती है। मैंने नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप जो अवाम को दिखाएंगे अवाम वो देखेगी। आज आप औरत से हटा के आप डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आए, जैसे कि ग्रीन टीवी ने किया, चैनल लेकर आया, चैनल उन्होंने उसका पूरा का पूरा क्रिज्मा चेंज किया। आज काफी ज्यादा चला, उसमें कौन सी औरत थी? यस सर, आप देख लें, ठीक है। जब तक आप डिफरेंट चैनल्स में औरत के ऊपर बुरा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है, वो कहते हैं यार इसमें मजा नहीं आया। तो आज से अहद करें, वो लोग जो बैक ऑफ द कैमरा में देख रहे हैं, कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जो फेमिनिज्म है उसको आगे लेके जाना है, औरत की इज्जत करनी है, ताकि आगे नस्लें आपकी सही हों।
अब चलते हैं हम लोग अपने स्टार सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि सेलिब्रिटी भी हैं। उनका नाम है आगा शराज साहब। उनसे पूछते हैं, उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी 1996 में, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनकी जर्नी कैसी जा रही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। एक तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। एंड उसमें आप डिफरेंट सेगमेंट में भी आपने जिस तरह से हिस्सा डाला, एक जान डाल दिया शो में, तो रियली थैंकफुल फॉर दैट। कोशिश हमारी ये है कि स्टार्स लेके और बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी आ रहे हैं, लेकिन मकसद एक उसके पीछे ये है कि ये स्टोरीज, चाहे किसी ने बिजनेस में सक्सेस हासिल की है, चाहे एक्टिंग है, चाहे ड्रामा है, कि कोई भी शो है या सोशल वर्क है, उनकी स्टोरी हम लोगों के सामने रख सकें ताकि वो भी मोटिवेट हो। तो हम जानना चाहेंगे वो आपकी ज़िंदगी में कौन सी 3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी और इस मुकाम पे पहुंचाया। आई डोंट नो, किसी ने पाकिस्तान में एक प्रोग्राम आता था संग संग चले, देखा हो 70s, मतलब लेट 80s में। इतनी पुरानी ज्वेलरियाँ ही हैं तो वो तो पता होगा। तो उसमें जो सोहेल राना अंकल के साथ जो एक बच्चा बैठता था और एक लड़की बैठती थी, वो हदीका कियानी थी और जो लड़का था वो मैं था। अच्छा, यस। तो 1996 में नहीं, आपने उससे पहले भी स्टार्ट किया? हाँ, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया प्रोग्राम। उसके बाद फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। फिर 96 में मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र आई और तो फिर मैंने मॉडलिंग की। 96 में मेरे स्टार्ट ऐसा किया कि वर्ल्ड कप हो रहा था 96 का। तुम्हारे अब्बा जो हैं, अगर जो पाकिस्तान मैच जीत रहा हो ना, आप उनसे कुछ भी मांग लो, मिल जाएगा। और अगर पाकिस्तान मैच हार रहा हो, उनके बराबर में भी ना बैठना। कुछ नहीं पता कहाँ से हाथ आ जाएगा, हाथ में जो भी चीज़ होगी वो पड़ जाएगी। उस वक्त स्केट्स आते थे पीटीवी में, तो मुझे शौक था शुरू से एक्टिंग करने का। वो स्केट चले तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने डैड वो एक्टिंग करने का शौक है ना सिगरेट पी रहे गोल्ड लीफ ना, मैं पीछे बैठा हुआ था, कांधे दबा रहा था उनके। उन्होंने मुझे यूं पीछे मुड़ के देखा, मैंने छोड़ दे, नहीं करनी एक्टिंग। मैं वापस बैठ गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, पाकिस्तान और इंग्लैंड से मैच जीत रहा, 48 ओवर था या 47 था, पाकिस्तान जीत गया था मैच। वो फिर से स्केट आए थोड़े से, तो मैंने कहा वो डैडी मेरा बड़ा दिल कर रहा है एक्टिंग करने का, कोई है पीटीवी में जान पहचान? यूँ देखते हैं, कहता काजिम पाशा को फ़ोन करो और बोलो सईद आलम का बेटा बात कर रहा हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है। माना वड्डा शाहरुख खान, माना अभी मैं आप काजिम पाशा को जानते हैं? अबे तू कॉल कर या जाके बस। अच्छा, उस वक्त होता था 17 इंक्वायरी नंबर होता था, तो मैंने 17 से पीटीवी का नंबर लिया, मैंने कॉल की, काजिम साहब से बात हुई, मैंने कहा काजिम पाशा साहब मैं आगा शराज बात कर रहा हूँ और सईद आलम साहब का बेटा। कह रहे सईद आलम वो मौलवी? मेरे दिल में कहा, मैंने मेरा बकेड़ा मौलवी? मैंने नहीं, मौलवी तो नहीं है वो। क्या फिर कौन? मैंने कहा जो पीआईए में होते थे, सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर, देन उन्होंने शबाज ट्रैवल स्टार्ट की, तो फिर आप लोग सारे टिकट्स जो है मेरे फादर। कहते हैं हाँ वो भाई किधर है तुम्हारे अब्बा? मैंने कहा सामने ही बैठे हुए हैं। तो कह रहे बोलो क्या काम है? मैंने कहा काजिम अंकल एक्टिंग करने का शौक है मुझे। कह रहे पीटीवी आ जाओ। G7 वहाँ पे एक बस चलती थी हमारे कराची में, 1.5 रुपया किराया होता था उस वक्त। मैंने 1.5 रुपये दिया, मैंने G7 में बैठा और मैं पीटीवी के सामने उतरा। जब मैं उतरा तो मैं इंक्वायरी पे गया, मैंने कहा जी काजिम पाशा साहब से बात करनी है, वो उनसे मिलना उन्होंने बुलाया। तो वहाँ पे एक बड़ी खड़ूस सी आंटी बैठती थी, जब सामने आप बैठ जाओ, जब नंबर आएगा बुला लूँगी ना। ठीक है, मैं आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने वो काजिम पाशा साहब से मिलना है, 1 मिनट सब्र करो। कॉल की, मैंने कहा काजिम साहब मैं आ चुका हूँ। उनको कहा ठीक है उसको ऊपर भेज दो। पर्ची भी नहीं, आज तक वो पर्ची मेरे पास रखी हुई है। 96 में मैं जब पीटीवी एंटर हुआ था, वो पर्ची आज तक वो साइन हुई मेरे पास, मैंने उसको रखी हुई है संभाल के। काजिम साहब के पास फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने शबीर जान, तलत हुसैन, नबील, सादिया, असलम लाटर साहब, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको फर्स्ट टाइम देखा। और मैं तलत साहब को सलाम करके ना आके मैं बैठ गया उनके साथ। काजिम पाशा साहब ने कहा खड़े हो। सर शायद मैंने कोई बदतमीजी कर दी है। मैंने सर खैरियत? कह रहे इजाज़त लो पहले। मैंने तलत साहब से कहा सर इजाज़त? कहते बेटा बैठ जाओ। सब चले गए, ठीक है, मुझे रोका उन्होंने। कहते हैं बेटा तुझे पता है मैंने तुम्हें क्यों ये चीज़ बोली है? मैंने नहीं सर। कहते क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में तुम आए हो ना, यहाँ पे अदब सिखाया जाता है, यहाँ पे तालीम सिखाई जाती है। जब तुम एक बड़े एक्टर बन जाओगे
जब तुम किसी बंदे से बात करोगे फखर से बोल सको कि मैं पीटीवी की पैदावार हूँ। तो आज जितने भी आपके सीनियर एक्टर्स हैं आपको डाउन टू अर्थ मिलेंगे। जो भी प्राइवेट लड़का है ना, जो एक्टर है, उसके सर पे आपको सरिया नजर आएगा। और ये मैं नहीं, ये पूरी दुनिया कहती है कि यार जितने भी प्राइवेट एक्टर्स हैं इनके नखरे क्यों हैं। सिर्फ और सिर्फ वही वाली बात है, इल्म और तालीम। फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर एक हैदर इमाम रिजवी साहब का एक ड्रामा मिला मौसम, उसमें जावेद शेख का बेटा बना था मेंटली रिटार्डेड। वहाँ से फिर कारवां शुरू होता है और आज जो है जी मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ। अभी तक मीर मीन्स बिजनेस का मेन मकसद बिजनेस और एंटरटेनमेंट है, बट अभी भी लोग हैं जिनको मीर मीन्स बिजनेस की नहीं समझ आ रही। उनको शायद लग रहा है कि आप एंटरटेनमेंट शो की आप बात कर रहे हैं। जी, शो की ही बात करी थी। उनको लग रहा है कि शायद आप एंटरटेनमेंट ही करा रहे हैं, लेकिन कैन यू लेट देम नो कि आपका एग्जैक्टली मैसेज क्या है? नहीं, इसमें मैं क्लियरली बताया था, मैंने पहले भी बात की है कि आपको पता है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मिलके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे वो इंटेलेक्चुअल, उनकी जो भी राय है वो उनकी पर्सनल राय है सियासत के मतलब और बाकी चीज़ों के मतलब, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल बंदे, उनके साथ डिस्कशन हो रही थी। उनसे मैंने क्वेश्चन किया, इसी घर में हम लिविंग रूम में बैठे हुए थे, कि आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़ा आपके पास नॉलेज है, इल्म है, बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन साथ आपके पास वो मजाक करने वाले बैठे हुए होते हैं और वो स्टेज के एक्टर्स हैं, तो ये क्या कम्बिनेशन है? तो उन्होंने कहा बड़े एक अंदाज के साथ, मीर साहब ये मेरी डुगडुगी हैं। डुगडुगी का मतलब है कि इन जो वो मजाक निगार हैं, वो स्टेज एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं, उनके जरिए ऑडियंस कैप्चर होती है। वो मुतवज्जे होते हैं इस प्रोग्राम की तरफ, तो क्या करते हैं वो मजाक शजाक सुना के बाद में वो अपनी इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। तो सेम वे ओवरऑल ये है कि एंटरटेनमेंट डालने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस, क्योंकि जब मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि अभी फिगर्स क्या हैं कि 30 करोड़ आबादी है, कितनी आबादी है पाकिस्तान की, अगर खाली ले लें तो शायद 1% लोग भी ना देखें बिजनेस की बात को, लेकिन जब एंटरटेनमेंट होगी तो सारा खानदान देखेगा। और हम कोशिश करते हैं कि साफ सुथरी इसमें कॉमेडी भी हो। तो जब फिर उनको हम बिजनेस की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचेगा। अब मुझे ज़हन में नहीं था, ये इंटेंशन नहीं थी सोशल इश्यूज़ की। हमने कुछ दिन पहले लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज की बात की, वो एक बड़ा सोशल इशू है। आज हमने फेमिनिज्म पे बात की, तो अब हम परमानेंट एक सोशल इशू भी रखेंगे। तो ये एक ब्रॉड अप स्पेक्ट्रम बनता जा रहा है, जिसमें बिजनेस और अपने पाँव पे खड़े होने की मेन तालीम तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ सोशल इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। और मैंने फोकस हर एक का मुड़ के एक ही चीज़ पे लेके आना, एक्शन पे। और यही बात बल्कि एंड भी हम इसी पे करेंगे कि सिर्फ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आई वुड लव कि आप सब लोगों के साथ, ज़्यादातर मेरे वैसे ही पार्टनर्स हैं, हम मिलके कोई काम करें। अल्टीमेट मैसेज यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे जो आप लोग देख रहे हो, बहुत कुछ कर सकते हो। हमें इस फेज से अब निकलना है कि लोगों को मशवरा दें, हमें काम करना है। तो आप भी ये मशवरा तो दें कि कौन कौन सा सेगमेंट होना चाहिए। बाकी जो हमारे प्रोग्राम, जो हमारे सेगमेंट्स, जो हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उसमें आप प्रैक्टिकली कैसे रोल प्ले कर सकते हैं वो बात करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर भी काम करेंगे। और हम अपनी अपनी जगह, अपने अपने तय अगर काम करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में कुछ ही लोग जो हैं वो पूरी की पूरी नेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये एंड में मेरा मैसेज है।